नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं माधवी पांडे, आपके साथ बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर कार्यवाही हो रही थी, वहीं फंडिंग की जांच भी कराई जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बाबत जिला अधिकारी को निर्देश दिए हैं। अफसर ये रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपेंगे और सरकार के निर्देश पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में अवैध मदरसों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन अब तक 136 अवैध मदरसों को सील कर चुका है। आपको बता दें कि प्रदेश में लगभग 450 मदरसे पंजीकृत हैं और शासन को अपने दस्तावेज, बैंक खाते और आय व्यय का पूरा ब्यौरा नियमित रूप से देते हैं ये मदरसे, और ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि इन अवैध मदरसों को किस स्रोत से धन मिल रहा है और उसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। आप बताइए सर, मदरसे सील कर दिए। सरकार से पूछना चाहता हूं, इन बच्चों का क्या होगा? ये बच्चे 10-15 दिन के बाद आ जाएंगे। सरकार को इन बच्चों से मोहब्बत नहीं है, अधिकारियों को इन बच्चों से प्यार नहीं, जो अधिकारियों को प्यार नहीं है इन बच्चों से। इसका मतलब सबका साथ, सबका विश्वास। गरीब बच्चे नहीं पढ़ेंगे। जितने बाप मदरसों में बच्चे हैं, 80% बच्चे गरीब हैं। वो स्कूलों में नहीं जा सकते, बड़े मदरसों में नहीं जा सकते, वो पैसे खर्च नहीं कर सकते। इसका मतलब आपने, अधिकारियों ने, सरकार ने उन बच्चों के भविष्य को अब जो अंधेरे में डाल दिया। मैं अपील करूंगा सरकार से कि जो मदरसे इस तरह के हैं, कमियां हैं, वो हमें बताएं। हम उनको इंशाल्लाह नोटिस दें, सरकार हम ठीक कर लेंगे। और जो मदरसे सील लगाए गए हैं, सरकार से, अधिकारियों से अपील है कि आप उनकी कमियां बताकर, उनको टाइम देकर के उनको सील का खोलने का काम करें। अवैध मदरसों को लेकर धामी सरकार नियंत्रण कार्यवाही कर रही है और उसके बाद में अब फंडिंग पर भी कार्यवाही की जा रही है। लगभग 135 के आसपास मदरसों को सील किया जा चुका है। तो वहीं राज्य में चल रहे हैं अवैध मदरसों के लिए फंडिंग कहां से हो रही है, इसका भी सरकार जांच कर रही है। मदरसों पर चल रही कार्रवाई को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि आखिर ये कार्यवाही केवल मदरसों पर ही क्यों चल रही है। राज्य में तमाम ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जिनकी हालत खस्ता है। कई शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की कमी भी है, कहीं शौचालय की कमी है तो कहीं स्कूल की बिल्डिंग जर्जर है। आखिर सरकार केवल मदरसों पर ही फोकस क्यों कर रही है? मदरसे हो या स्कूल, दोनों ही शिक्षण संस्थान हैं, दोनों की ही कमियों को दूर करना चाहिए। तो वहीं करण माहरा ने यह भी कहा कि सरकार केवल वोटों की राजनीति कर रही है और एक पक्षीय कार्य करने का काम भी कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार हरिद्वार में 60 से ज्यादा मदरसों को चिन्हित किया गया है। आपको बता दें कि अवैध मदरसों के खिलाफ हरिद्वार जिला प्रशासन की कार्यवाही लगातार जारी है और कार्यवाही के चौथे दिन जिले भर में 15 से ज्यादा मदरसों को सील कर दिया गया है। बहादुराबाद से गंगलौर तक और भगवानपुर से लक्सर तहसील तक प्रशासन की टीमों ने पहुंचकर अवैध मदरसों को सील किया है। प्रशासन अब तक करीब 40 अवैध मदरसों को सील कर चुकी है और प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि जो मदरसे रजिस्टर्ड नहीं है उन्हें नियमों के मुताबिक सील किया जा रहा है। वहीं मुस्लिम संगठनों में प्रशासन की कार्यवाही से नाराजगी देखी जा रही है। हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर डाले गए पोस्ट में लिखा हुआ है कि माल्टा के प्रचार में वो भावुक हो गए। माल्टा गैरसैंण से आया था और गैरसैंण को लेकर मैं खुद भी कुछ सपने देखता हूं और आपको भी दिखाता हूं, आपको बताता हूं कि वहीं हरीश रावत के इस पोस्ट पर भाजपा उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोले ने कहा कि हरीश रावत कभी खीरे को लेकर रोते हुए नजर आते हैं तो कभी माल्टा को लेकर रोते हुए नजर आते हैं, कभी माल्ट की दुर्दशा को लेकर रोते हुए नजर आते हैं, कभी पार्टी की दुर्दशा को लेकर रोते हुए नजर आते हैं और कभी अपनी दुर्दशा को लेकर रोते हुए भी नजर आते हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस ही दुर्दशा का पर्याय बन चुकी है। आगे कुछ कहना उचित नहीं होगा क्योंकि हरीश रावत एक वरिष्ठ नेता हैं। हरीश रावत जी कभी खीरे को लेकर रोते हुए नजर आते हैं, कभी माल्टा को लेकर रोते हुए नजर आते हैं, कभी अपनी पार्टी की दुर्दशा को लेकर रोते हुए नजर आते हैं, कभी अपनी दुर्दशा को लेकर रोते हुए नजर आते हैं। तो इसकी टोटल ही कांग्रेस एक दुर्दशा का पर्याय बन गई है। तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कहना भी उचित नहीं है। बहुत वरिष्ठ नेता हैं। ठीक।
उत्तराखंड में 30 अप्रैल से 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है। वहीं शासन प्रशासन की तैयारियां जोरों पर है और कई बैठकों का आयोजन भी किया जा रहा है। सरकार और शासन की तरफ से सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि यात्रा में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। आने वाले यात्रियों को अच्छे से सभी धामों के दर्शन करवाए जाएं। इन यात्रियों को ये सभी अधिकारी सुनिश्चित करें और जो कमियां हैं वो पूरी होनी चाहिए। आपदा विभाग ने भी अब कमर कस ली है। उत्तराखंड पहाड़ी प्रदेश है और मानसून के समय यहाँ पर आपदाएं आती रहती हैं और पिछले वर्ष की आपदाओं से सबक लेते हुए आपदा विभाग ने अभी भी अपनी तैयारियों को शुरू कर दिया है। आपदा से निपटने के लिए एक तरफ आपदा विभाग आम लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है, वहीं आपदा विभाग एनसीसी, एनएसएस और भारत स्काउट गाइड को भी आपदा से निपटने की ट्रेनिंग देगी। 4 धाम यात्रा की तैयारी को लेकर आपदा सचिव विनोद सुमन ने कहा कि उनकी तैयारियां लगातार जारी हैं ताकि 4 धाम यात्रा के समय आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, इनके माध्यम से इनके जो कैडेट्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, उनको हम ट्रेनिंग देंगे और उनके माध्यम से हम उनको इक्विपमेंट भी देंगे, उनका बीमा कराएंगे और उनको सर्टिफिकेट देंगे। और उसके बाद फिर क्या होगा कि जब भी कभी कोई आपदा आएगी तो उनसे ये उम्मीद हम करते हैं उनसे कि वो चूँकि हर ज़िले में ट्रेन किए जा रहे हैं, जब भी कहीं कोई आपदा आएगी तो ये वहाँ पहुँचेंगे, राहत बचाव कार्य में हमारी मदद करेंगे, सरकार की मदद करेंगे, जिससे राहत बचाव कार्य में हमें आसानी हो। 4 धाम यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार की बैठकें लगातार जारी हैं। आपको बता दें, यात्रा व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए अब नए प्रयोग भी किए जा रहे हैं। सरकार के इन प्रयासों को लेकर 4 धाम महापंचायत से जुड़े तीर्थ पुरोहितों, व्यापारियों और 4 धाम होटल एसोसिएशन के बीच असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। 4 धाम महापंचायत से जुड़े तीर्थ पुरोहितों और 4 धाम होटल एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि मंडल ने पर्यटन सचिव कुर्वे से मुलाकात की और यात्रा के दौरान यात्रियों की संख्या निर्धारित करने और मंदिर के आसपास हेली सेवा संचालित करने जैसे बिंदुओं पर चर्चा की। पर्यटन सचिव से हुई मुलाकात के बाद 4 धाम यात्रा महापंचायत के तीर्थ पुरोहितों को ने कहा कि पर्यटन सचिव से मुलाकात के बाद यह साफ हुआ है कि सरकार फिलहाल यात्रियों की संख्या निर्धारित करने नहीं जा रही है। अगर कोई श्रद्धालु बिना रजिस्ट्रेशन के यहां यात्रा करने आता है तो उसका ऑफलाइन माध्यम से पंजीकरण किया जाएगा और सभी यात्रियों को दर्शन करने का मौका भी मिलेगा। वहीं 4 धाम महापंचायत तीर्थ पुरोहितों ने पर्यटन सचिव से मंदिरों के आसपास हेली सेवा संचालित न करने और सोशल मीडिया पर धामों को लेकर भ्रामक खबर फैलाने वालों पर कड़ी कार्यवाही करने की बात की है। और इस पर पर्यटन सचिव ने धामों के आसपास हेली सेवा संचालित करने वाली कंपनियों और सोशल मीडिया पर भ्रामक खबर फैलाने वालों पर कार्यवाही का आश्वासन भी दिया है। आपको बता दें कि 4 धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर अब सरकार प्रयासों में जुटी हुई है और सरकार के इन प्रयासों को लेकर 4 धाम महापंचायत से जुड़े तीर्थ पुरोहितों, व्यापारियों और 4 धाम होटल एसोसिएशन के बीच असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है। 4 धाम महापंचायत से जुड़े तीर्थ पुरोहितों और 4 धाम होटल एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि मंडल ने पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे से मुलाकात की है और यात्रा के दौरान यात्रियों की संख्या निर्धारित करने और मंदिर के आसपास हेली सेवा संचालित करने जैसे बिंदुओं पर खास चर्चा की है। पर्यटन सचिव से हुई मुलाकात के बाद 4 धाम यात्रा महापंचायत के तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि पर्यटन सचिव से मुलाकात के बाद ये साफ हुआ है कि सरकार फिलहाल यात्रियों की संख्या निर्धारित करने नहीं जा रही है। अगर कोई श्रद्धालु बिना रजिस्ट्रेशन की यात्रा करने आता है तो उसका ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और सभी यात्रियों को दर्शन करने का मौका भी दिया जाएगा। तो इस तरह के पुराने वीडियो का या यात्रा काल के दौरान के वीडियो को जो है किसी गलत मंशा से प्रसारित करता है तो उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा 4 धामों में किस तरह से यात्रा बेहतर हो और पर्यटन सचिव ने संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों से बात करके जो हमने उनके पास रखे थे बिंदु, उस पर भी जो है विस्तार से चर्चा हुई है और रजिस्ट्रेशन जो ऑनलाइन है ही है उसके साथ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी होगी। और आप लोगों के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं, जो पर्यटन सचिव ने सरकार और अपने शासन का पक्ष रखा है वो ये है कि उत्तराखंड के 4 धामों में जो भी तीर्थ यात्री आएगा वो बिना दर्शन किए हुए वापस नहीं जाएगा, उसके दर्शन हर हाल में होंगे। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा जल्द ही शुरू होने वाली है। वहीं पर अब परिवहन विभाग के लिए एक दुर्घटना चुनौती भरी स्थिति पैदा कर रही है। आपको बता दें कि
परिवहन विभाग के लिए प्रदेश भर में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाएं चुनौती का विषय बन चुकी हैं। खासतौर पर जिस तरह से राजधानी देहरादून में बीते कुछ समय में कुछ दुर्घटनाएं देखने को मिली हैं, जहां कुछ दिनों पहले ओएनजीसी चौक की सड़क दुर्घटना में 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। प्रदेश में मासी दुर्घटनाएं होती रहती हैं और जिसमें रोजाना लोग अपनी जान गंवाते हैं। प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकथाम के लिए आरटीओ सुनील शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि इस वर्ष की यात्रा में दुर्घटनाओं के मद्देनजर अतिरिक्त फोर्स तैनात की जाएगी। वहीं यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि बाहरी प्रदेश से आ रही गाड़ियों में ट्रैफिक नियमों का पालन हो। देखिए, ऐसा है जैसा कि आप जानते हैं कि चारधाम का सीजन भी आने वाला है, आने वाले यात्री भी बढ़ेंगे और पर्यटक भी बढ़ेंगे, तो उसको देखते हुए जो हमारी रेगुलर टीमें हैं उसके अलावा अतिरिक्त दल भी लगाए जा रहे हैं। जैसे देहरादून शहर में ये जो हमारा मसूरी मार्ग है वहाँ पर एक अतिरिक्त दल लगाया जाएगा। इसके अलावा जो अन्य मार्ग हैं उस पर भी एक एक दल की अलग से तैनाती की जाएगी, जिससे कि कोई भी सड़क दुर्घटना को रोका जा सके और ये सुनिश्चित किया जा सके कि जो भी अन्य राज्यों से आने वाली गाड़ियां हैं वो पूरे ट्रैफिक के नियमों के अनुसार ही वाहन का संचालन करें। उत्तराखंड में महिला अत्याचार और दुष्कर्म को लेकर महिला कांग्रेस अब मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगी और महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में ये प्रदर्शन होगा और लगभग 400 महिलाएं इसमें शामिल होंगी। सरकार की नाकामी की वजह से प्रदेश में महिला दुष्कर्म, अत्याचार और बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। महिलाओं को आरक्षण भी राज्य में कम दिया गया है। अपराधियों में पुलिस का खौफ बिल्कुल नहीं देखा जा रहा है और प्रदेश भर में महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। महिलाओं के साथ उत्पीड़न के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार इन घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। अब महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। अंकिता भंडारी को अभी तक न्याय नहीं मिला, युवा बेरोजगार है, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहाल हो चुकी हैं और तमाम मुद्दों के साथ हम लोग इस बार मुख्यमंत्री आवास घेराव कर रहे हैं। हम सीएम साहब को बोल रहे हैं कि आप 3 साल जो बेमिसाल बोल रहे हैं उसमें उत्तराखंड के लोगों के 3 साल बेहाल हैं और वो परेशान हैं और यहाँ का युवा, यहाँ की महिलाएं परेशान है। उसको लेकर तमाम मुद्दों के साथ उत्तराखंड मुख्यमंत्री का आवास घेराव है। बागेश्वर शहर में होटल्स और रेस्टोरेंट के पानी के बिल बढ़े हुए आने से व्यापारियों में आक्रोश देखा जा रहा है। व्यापार मंडल अध्यक्ष कवि जोशी के साथ नगर के व्यापारी जल संस्थान कार्यालय पहुंचे। सभी व्यापारियों ने कार्यालय पर पहुंचकर नारेबाजी की और प्रदर्शन भी किया। व्यापारियों का कहना है कि जितना हम पानी का भी प्रयोग नहीं करते हैं उससे ज्यादा हमारा बिल आता है। उनके द्वारा कई बार जिलाधिकारी और जल संस्थान को बड़े बिलों में सुधार करने की मांग को लेकर कहा गया है, लेकिन इन बिलों में कोई भी सुधार नहीं देखा गया। जल्द ही जल संस्थान कार्यालय में अनिश्चितकालीन धरना देने को बाध्य होंगे, ऐसा इनका कहना है। भी व्यापारियों के पास जाके धमकाया जाता है इनके विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा कि अपने बिल जमा करें, नहीं तो आप सबकी आरसी काट ली जाएगी। तो ऐसे भी धमकाया जाता है। इसलिए आज हम इसके विरोध में यहाँ पर बैठे हैं और हमने आज पूरे ऑफिस में तालाबंदी कर दी है। हमारी सिर्फ यही मांग है कि इन बिलों को पूर्व की भांति किया जाए। अगर नहीं किया जाता, मैं यहाँ पर बैठा हूँ अनशन में, अगर जरूरत पड़ी ये अनशन अनिश्चितकालीन भी हो सकता है और कल से पूरा बागेश्वर बाजार भी बंद किया जा सकता है। और जिसकी पूरी जिम्मेदारी बागेश्वर के जिला प्रशासन की होगी और जल संस्थान विभाग की है। ये जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार है आगे के लिए। चुनाव में महिला का वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए अब निर्वाचन आयोग कई जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है। मंगलवार को हरिद्वार के ऋषिकुल ऑडिटोरियम में निर्वाचन आयोग की ओर से कई नुक्कड़ नाटक, स्लोगन प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता जैसी कई एक्टिविटीज कराई गई, जिसमें निर्वाचन आयोग के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारी और कई कॉलेजों के छात्र छात्रा मौजूद रहे। प्रशासन के अधिकारियों की ओर से सभी प्रतिभागियों में जीतने वाले छात्रों को इनाम देकर भी प्रोत्साहित किया गया। हरिद्वार में ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने इसमें विभिन्न प्रकार से प्रतिभाग किया। नुक्कड़ नाटिका का प्रस्तुतिकरण किया गया, प्रश्नोत्तरी का भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। साथ में कुछ और भी विषयों पर उद्बोधन का इसमें हमने आयोजन किया था। मैं उम्मीद करता हूं कि राज्य में महिलाओं के प्रतिभा को बढ़ाने के लिए ऐसे कार्यक्रम निरंतर जनपद में होते रहेंगे और हमारे राज्य का जो मतदान का प्रतिशत है और जिसमें महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण होता है, उसको बढ़ावा देने के लिए भी ऐसे आयोजनों से लाभ भविष्य में मिलता रहेगा।
पौड़ी के विकासखंड कोट के सचिव पर लाखों रुपए के गबन का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि समिति के लाभार्थियों ने समिति के सचिव पर जमा की गई धनराशि को समिति में जमा न करने का आरोप लगाया है। उन्होंने इस मामले में सचिव के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। सहकारी समिति देवप्रयाग के लाभार्थी पौड़ी पहुंचे और उन्होंने जिलाधिकारी से मुलाकात कर समिति के सचिव पर पैसे गबन करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों द्वारा स्वरोजगार के लिए सहकारी समिति से पैसा लिया गया है और इस समय पर जमा भी नहीं किया गया, मगर समिति के सचिव द्वारा उन्हें फर्जी रसीद दे दी गई। उनके पैसे जमा न कर पैसे का गबन कर लिया गया है। अब इस मामले में ग्रामीणों ने संबंधित सचिव पर कड़ी कार्यवाही करने की जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान से मिलकर गुहार लगाई है। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान की माने तो उन्होंने इस घटना का संज्ञान लेते हुए जांच का आश्वासन दिया है। देवप्रयाग का मामला है। इसमें एक सचिव थे शैलेंद्र गैरोला, जो कि अभी उनका स्थानांतरण उनको अटैच कर दिया है कोर्ट द्वारा। लेकिन अभी जब नए सचिव आए हैं तो उन्होंने बताया कि जितनी भी किस्तें उन ऋण धारकों ने दी हैं वहाँ पे कुछ भी उन्होंने जमा नहीं करी हैं। सचिव के वहाँ समिति के रिकॉर्ड में सबका कुछ भी जमा नहीं हुआ है। दूसरा ये है उसमें कि जो वो सचिव हैं वो धन सिंह रावत जी के पहले स्टाफ के कर्मचारी थे और अब वो यहाँ पे उनकी नियुक्ति के भी हम ये करते हैं कि उनकी जांच होनी चाहिए नियुक्ति पे भी। तीसरा ये है कि पंचायत चुनाव में अभी नो ड्यूज का जो मैटर आ रहा है, क्योंकि हम जैसे काफ़ी युवा उसके लिए चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें नो ड्यूज नहीं मिलेगा तो कई अपात्र हो जाएंगे। तो हम चाहते हैं इस कार्यवाही को जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। इस जी ने जांच के लिए लिखा हुआ है, निबंधक जो सहायक निबंधक है उनके लिए जांच के लिए लिखा हुआ है। उनसे भी हमने यही मांग की कि इसकी जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए ताकि पंचायत चुनाव किसी भी तरीके से बाधित न हो। उत्तराखंड में इस बार जमकर बर्फबारी हुई है, जिसका लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक भारी तादाद में उत्तराखंड पहुंचे हैं। आपको बता दें कि पर्यटक उत्तराखंड में बर्फबारी का मजा लूट रहे हैं, तो वहीं कई पर्यटकों के साथ एक समस्या भी निकल कर आ रही है, जिससे कि डायरेक्ट बर्फबारी को देखने के चक्कर में आंखों में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ये समस्याएं न केवल पर्यटकों में देखने को मिल रही है, बल्कि जो सेना के जवान बर्फीले स्थानों पर सेवाएं दे रहे हैं उनको भी आंखों की इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में देखा गया है कि स्नो ब्लाइंडनेस के कई केस उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। आखिर कितनी गंभीर है ये बीमारी और इसे किस तरीके से बचा जा सकता है? डॉक्टर्स का मानना है कि जो लोग हाई एल्टीट्यूड में रहते हैं, जिनका बर्फ से सीधा संपर्क होता है, या जो लोग वेल्डिंग का कार्य करते हैं, उनको अक्सर स्नो ब्लाइंडनेस या धुंधलेपन की दिक्कत हो जाती है, जिसमें कि आंखों से पानी आना, धुंधलापन दिखाई देना। वहीं मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर आई डिपार्टमेंट डॉक्टर नीरज सारस्वत का कहना है कि जब भी कई लोग बर्फ के सीधे संपर्क में आते हैं, खासतौर पर पर्यटक जो बर्फ को पहली बार देख रहे होते हैं, तो पैराबैगनी किरणों के परावर्तन के कारण इसका असर सीधा आंखों के पर्दे पर पड़ता है, जिससे आंखों को नुकसान पहुंचता है। इसलिए बिना प्रिकॉशन के सीधा बर्फ को देखने के पर उनको ये दिक्कतें अक्सर सामने आती हैं। जो आमतौर पर पर्यटक आते हैं वो जनरली ऐसी हाइट्स पर जाते हैं जहाँ स्नो बर्फ को देखने जाते हैं और उनको पता नहीं होता है, कई बार अनजानवश वो बिना प्रोटेक्शन के बर्फ को देख लेते हैं, तो उनमें भी ये समस्या देखने को मिलती है। तो इसीलिए जब भी आपको सलाह दी जाती है आप हाई एल्टीट्यूड्स पे जाएं या आप बर्फ की तरफ जा रहे हैं, तो वहां पर आपको प्रॉपर एक गॉगल्स पहनने होते हैं जो आपको अल्ट्रावायलेट की भी नॉर्मल आप गॉगल ले सकते हैं जो अल्ट्रावायलेट रेडियस से आपको प्रोटेक्ट करें, क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट रेडियस की वजह से ही होता है। ये हमारे एपिथेलियम को डैमेज करता है, उसके बाद मरीज को सारे सिम्टम्स आते हैं। जैसे कि आपको सनबर्न के लिए लोग एडवाइस करते हैं कि आप सनस्क्रीन लगाएं और आप वो पहनने के बाद ही कपड़े पूरा कवर करके जाएं, तो इसी प्रकार के आंखों को भी कवर करना जरूरी है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।